मेरा नाम तृप्ति सिंगल है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश में वकालत कर रही हूँ। करीब 5 से 6 साल मुझे वकालत करते हुए हो गए हैं। मैं इंदौर में कलेक्ट्रेट, फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर होती हूँ। मेरा इंदौर में खुद का ऑफिस है जहाँ मैं हर तरीके के मैटर्स को डील करती हूँ, चाहे वो 376 हो या सिविल मैटर हो, आर्बिट्रेशन। पर मैं मोस्टली एमपी के केसेस देखती हूँ और स्पेशली रिकमेंडेशन पे ही मैं अनदर स्टेट्स में जाती हूँ। मैं कई स्टेट्स भी गई हूँ, महाराष्ट्र गई हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट भी विजिट किया है, तो वो केस टू केस पर मैं हर विजिट पे जाती हुई हूँ। यहाँ पे मैं एक जोशी सर के एक लेक्चर था जो कुछ देर पहले कंडक्ट किया गया था, जिसमें सर ने लोन्स के बारे में बताया था। उस लोन्स में सर ने 2 मेजर टॉपिक कवर किए थे। एक था पुलिस कंप्लेंट, सेकेंड टॉपिक था 138। 138 का मतलब आपने अभी तक 138 ही सुना होगा। 138 कौन सी धारा है, क्या ये धारा भी है, किस सब्जेक्ट की धारा है, ये किसको मालूम है? यहाँ पे चेक बाउंस सुना है ना? तो चेक बाउंस जो होता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है, ऑल ओवर एमपी में नहीं बल्कि ये इंडिया में भी लागू होता है। इसमें एमपी में कुछ अलग चीजें हैं जो बाकी स्टेट्स में नहीं है। ये जो 138 का प्रावधान है, चेक डिसऑनर बताता है। इसका ये मतलब होता है कि जब भी किसी व्यक्ति ने अपनी पेनल्टी या अपने पेमेंट को मानते हुए या आंशिक भुगतान के रूप में किसी भी मायने में किसी सेकेंड पर्सन को जिससे उसने उधार लिया था, कोई भी रीजन से उसको एक चेक दिया हो स्वयं की बैंक का, हस्ताक्षर करके, डेट डाल करके या विदाउट डेट भी दिया हो, तो और वो चेक बैंक में डालने पर डिसऑनर हो जाता है और एक मेमो हमें जनरेट होता है जिसमें लिखा होता है कि इनसफिशिएंट फंड, स्टॉप पेमेंट बाय ड्रॉ, सिग्नेचर नॉट मैच। ऐसे करके करीब 19 से 20 रिमार्क्स होते हैं जो बैंक उस पर लगा करके डिसऑनर करते हैं। उनमें से 20 में से किसी भी रीजन से अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो मैं आपको लीगल टर्म्स बताना चाहती हूँ कि क्या आप उनको करनी चाहिए उस समय। सबसे पहले जैसे ही आपका चेक डिसऑनर होता है, आपको बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपने एडवोकेट के पास जाना है। अब आप बोलेंगे चेक ही तो डिसऑनर हुआ है, इसमें एडवोकेट के पास क्यों जाना? उसको फोन लगाते हैं, पेमेंट दे देगा। पर अगर वो पेमेंट देना चाहता तो क्या आपका चेक डिसऑनर होता? और जब भी चेक डिसऑनर होता है तब जिसने चेक दिया है और जिसने चेक अपने बैंक में डाला है उन दोनों के पास इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि जिसका वो चेक होता है उसके मैसेज, उसका ईमेल जो भी उस बैंक में रजिस्टर्ड होता है, और अगर चेक बड़ा लंबा अमाउंट का है तो उस तक कॉल भी जाता है। तो जब उसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है तो अगर 2-3 दिन के अंदर या चेक का उसके पास जैसे ही रिमार्क जाता है या फोन कॉल जाता है, तो अगर वो भला मानस हुआ तो वो आपको यूं ही पेमेंट दे देगा या आगे रह करके कॉल कर लेगा कि यार ये चेक हो गया है, मैं आपको दूसरा चेक प्रोवाइड करता हूँ, या फिर आपको NEFT या जो भी आपका अमाउंट है उस अकॉर्डिंगली आपको गूगल पे है जो भी मैं आपको अमाउंट पे कर देता हूँ। पर अगर ऐसा दोनों ही नहीं होता है तब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने एक एडवोकेट को हायर करना चाहिए। एडवोकेट को हायर करने के बाद क्या होता है, आपको एक चेक के साथ एक मेमो बैंक देती है। ये जो मेमो होता है ना, ये बैंक से लेना आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इस मेमो के ही आधार पे आपका ये डिसाइड होता है कि हाँ आपका किस रीजन से और कौन सी डेट पे चेक डिसऑनर हुआ है। ये मेमो चेक के साथ लिंक देती है क्या? हाँ, ये जब चेक जैसे डिसऑनर होता है तो बैंक आपको चेक आपका रिटर्न करेगी, साथ ही साथ एक रिसिप्ट देगी, उसको कहते हैं मेमो। वो मेमो में आपका डेट लिखा होता है, चेक का डेट, डिसऑनर का डेट लिखा होता है, बैंक लिखी होती है, किस रीजन से डिसऑनर हुआ है, बैंक की सील और साइन भी होती है। अगर आज के चेकों में देखोगे तो आज के मेमो में डिजिटली साइन रहती है, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बैंक ने तो हमें सील साइन लगा के नहीं दी, क्या ये असल पेपर है भी क्या? तो वहाँ पे लिखा रहता है डिजिटल सिग्नेचर, तो उस चीज़ को भी ध्यान दें। सेकेंडली चीज़ आती है कि जैसे ही अब आपका यहाँ से क्या होता है, जो चेक डिसऑनर के केसेस होते हैं ये चलते हैं टाइम लिमिट से। ये सिविल सूट नहीं होते हैं कि आपने आराम से बैठ कर लेकर के और आपने 2 महीने बाद अपने एडवोकेट को संपर्क कर लिया। हमें
हमेशा याद रखना चेक डिसऑनर के केस में टाइम लिमिट है। अगर आपने एक दिन भी चुके ना तो वो चेक आपका रद्दी के भाव होगा, रद्दी भी हो गई, भाव भी नहीं मिलेगा। क्या लिमिटेशन रहती है इसकी? वो मैं आपको बता देती हूँ। इस मेमो में जो डेट ये है रिटर्न डेट। इस रिटर्न डेट से 1 महीने के अंदर आपको लीगल नोटिस सामने वाले अपोजिट पार्टी को भिजवा दें। 1 महीना यानी 1 महीना, 1 महीना यानी 30 दिन, 31 दिन नहीं होने चाहिए। 1 दिन भी ज्यादा हुआ यानी कि ये चेक आपका, ये जो पैसा था 1 लाख रुपए, वो हो गया रद्दी और उसका भाव नहीं मिल रहा है। बता दो, जो चेक होता है वो हमेशा 3 महीने के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी चेक में डेट है 15/7/2025, ये चेक की डेट है, तो इस चेक से 3 महीने तक ये चेक वैलिड होगा। 15/8, 15/9, 15/10। आप देखेंगे हमेशा चेक के साइड में जहाँ पे डेट डलती है, ये चेक है यहाँ पे जो साइड में डेट डलती है उसके नीचे लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स। ये हमेशा लिखा रहता है। तो जो भी चेक है, आप इस चेक का, ये चेक आपका है, आप इसको 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप बाउंस कराना चाहें, पर 3 महीने के अंदर ही होना चाहिए। एक और बात याद रखना, इतनी बार भी मत बाउंस करा लेना कि जितने का चेक है उससे ज्यादा पेनल्टी लग जाए, क्योंकि जब भी चेक बाउंस होता है ना तो एक छोटा सा अमाउंट आपके खाते से डिडक्ट होता है। राइट, जब आपका चेक बाउंस हुआ आपने अपने एडवोकेट को तुरंत इन्फॉर्म करना है, और चेक डिसऑनर जो मेमो पे डेट लिखा है उससे 1 महीने के अंदर आपका लीगल सामने वाले नोटिस का पास जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश से आदमी नहीं दे पाया नोटिस, फिर उसका क्या होगा? वापिस चेक डिसऑनर करो। अगर आपके पास टाइम है, पहले तो एडवोकेट से संपर्क करो, क्योंकि आपकी स्टोरी क्या है उसके अनुसार ही आपके एडवोकेट आपको उसके बाद भी करा सकते हैं दोबारा बाउंस। 3 महीने के बाद कोई भी चेक का वापस आप बाउंस नहीं करा सकते। केस लगाने का तो 30 दिन हो गया, और बाउंसिंग आप 1 महीने बाद वापस भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बस ये 3 महीने एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ये वाली जो डेट्स है 3 महीने की, ये एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। नोटिस के 3 दिन के अंदर नोटिस देना अनिवार्य है, और अगर इस दरमियान नहीं तो फिर बोल सकना 90 दिन का टाइम रहता आदमी के पास। देखिए, अगर आपने 1 महीने के अंदर, सपोज करके मैं डेट वाइज चलती हूँ, यहाँ पे 16 अगस्त का आपका मेमो है, यहाँ से 30 दिन में आपको लीगल नोटिस पहुँचवाना है। ठीक है। 8वां महीना कितने दिन का होता है? 31। ठीक है, तो यहाँ पे जो 31 अगस्त है वो 1 दिन काउंट अलग से होगा। ठीक है, 16 अगस्त का नोटिस है तो 16 अगस्त से डेट काउंट लिमिटेशन नहीं होगा, आपका लिमिटेशन काउंट होगा 17 अगस्त से। 17 अगस्त से 30 दिन के अंदर 15। मैं हमेशा 2 दिन कम लेके चलती हूँ, वैसे यहाँ पे 1 दिन मैंने कम लिखा। मैं वैसे 1-2 दिन कम लेके चलती हूँ ताकि हम टाइमली डिलीवर कर दें, क्योंकि नोटिस बन जाने से भी उसका डिलीवरी नहीं माना जाता है। नोटिस की डिलीवरी हमेशा 138 में लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड एडी के मोड से होनी चाहिए। रजिस्टर्ड एडी मुझे लगता है यहाँ पे सबने सुना होगा। हाँ सर, कंट्रोल चालू हो गया। कंट्रोल करना पड़ेगा। आप तो 5 मिनट खत्म कर दो आप। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, थोड़ा सा समझ में लगा करके देखते हुए। 1 महीने के अंदर हमें नोटिस डिस्पैच करना है, अपने वकील के द्वारा ही नोटिस डिस्पैच होगा, और उसमें एक रिसिप्ट आती है एडी, वो आपके समय रहता है, वो एडवोकेट को खुद ही रिसीव कर लेते हैं, डाकघर से मिलती है, और उसका ओरिजिनल रहना अनिवार्य है। वो रिसिप्ट के बाद हम 15 दिन का टाइम देते हैं अपोजिट पार्टी को, कि वो 15 दिन में जब उसको वो नोटिस रिसीव हुआ है उसके 15 दिन के भीतर वो पेमेंट कर दे। इफ इन केस अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे प्रोसेस करने की, आपको आपका पेमेंट मिल चुका है। और अगर वो पेमेंट नहीं करता है 15 डेज बाद भी, तो उसके विदिन 30 डेज आपको न्यायालय में केस दाखिल करना होता है।
इसमें एक बात पूछनी है, इसमें अधिकतर लोग बोलते हैं कि आपको पहले 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो मैं पहले होगा या मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि एमपी का मैंने अलग से जिक्र किया था कि एमपी के लिए कुछ प्रावधान अलग है। 138 एक ऐसा केस है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये कहता है कि अगर आपने एमपी में केस लगाया है, एमपी के अंदर केस लगाया है, तो आपको 1,05% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। और अगर आपका चेक 1 लाख से अधिक है, सपोज करती हूँ 1,30,000 का आपका चेक है, 30,000, तो 1 लाख पे 5%, बचा कितना अमाउंट? 30,000। इस 30,000 का 4% ऐसे कैलकुलेट होती है यहाँ पे स्टैम्प। 1 लाख से कम है? 1 लाख से कम है तो 5%। 1 लाख है, 1 लाख से कम है तो 5%। 1 लाख से और 5 लाख के बीच का अगर कोई अमाउंट आता है तो उस बीच वाले अमाउंट जितना बच रहा है उसका आपको 4% देना होता है। और 5 लाख से अधिक का अगर कोई आपके पास चेक है तो 5 लाख से अधिक जितना अमाउंट है सिर्फ उतने का आपको 3% देना होता है। और ये जो फंडा है ये सिर्फ एमपी में लागू होता है और कहीं स्टेट्स में लागू नहीं होता। कंक्लूड करूंगी यहाँ पे, जो लास्ट में जो हमने 15 दिन में जब हमें पेमेंट नहीं किया अपोजिट पार्टी ने, तो उसका 30 दिन हमें टाइम मिलता है। उस 30 दिन में हमें न्यायालय में केस लगाना होता है। उस न्यायालय में केस में हमें हमारे एडवोकेट को सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं कि हमने जो भी चेक होता है, चेक का ओरिजिनल, क्योंकि जब ये स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, जब स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद एक एडमिशन होता है उस केस का, उस एडमिशन पे जो जज होता है सारी चीज़ों को देखता है। ये चेक करता है कि क्या आपके पास वाकई केस पे चेक भी है, क्या आपके पास ओरिजिनल मेमो है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, लीगल नोटिस, ट्रैकिंग रिपोर्ट, ट्रैकिंग डाकघर की आपकी रिसिप्ट हो गई, ये सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है न्यायालय में चेक होते हैं। उसी के बाद आगे प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और इसके बाद भी अगर हम ये सोचें कि अरे अब तो हो गया, अब तो आगे बढ़ जाएगा, तो देयर इज़ अ प्रोसीजर कि जब वहाँ पे समन्स इश्यू होते हैं, समन्स इश्यू होने के बाद उससे पहले एक बार तामीली होगी। अगर वो आ जाता है, अच्छा हम ये सोचते हैं पैसा भी लगा दिया, सामने वाला आया नहीं, हमारा तो पैसा डूब गया। इसमें भी सब्र की बात होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि इसका प्रोसीजर बड़ा है। How it works if you are a defaulter? If my check has been